सभी लोगों को नमस्कार। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले से ही, पिछले 2-3 दिनों से मुंबई के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं और छपवाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी एक विशेष अभियान को लेकर, विशेष मुहिम पर पूरे परिवार के साथ दिल्ली गए। 3 दिनों का दिल्ली दौरा, वो जो उनका विशेष अभियान था जिसके बारे में हमको जानकारी मिली है वो ये है कि वहाँ कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलकर के यह तय करना चाहते थे या तय कराना चाहते थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा करके उनको घोषित किया जाए। इसीलिए उन्होंने खड़गे जी से मुलाकात की, राहुल जी से मुलाकात की, सोनिया जी से भी मुलाकात की, शरद पवार जी उनके घर गए मिलने, उनके सांसद के घर पे, और लगातार ये प्रयास किया उन्होंने कि एमबीए की बैठकों में या इंडिया आघाड़ी के नेताओं के साथ मिलकर के एक आम सहमति बनाई जाए कि उनका चेहरा प्रोजेक्ट करके महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव में उतरे। लेकिन दिल्ली का दौरा फेल हो गया। जो उनकी इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। जिस अभियान पे निकले थे वो अभियान नाकाम साबित हुआ। कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा है कि हम महाविकास आघाड़ी का कोई नेता चुनाव से पहले तय नहीं करेंगे और चुनाव के बाद जो भी नतीजे आएंगे उसके आधार पर तय किया जाएगा। अब पता नहीं नतीजे क्या होंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। फिर से संभवतः इनको विपक्ष में रहना पड़ सकता है, यह भी दिख रहा है। फिर भी मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब तीनों पार्टियों में लोग देख रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जी जो महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के भी और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने आज सुबह सुबह घोषणा कर दी कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा महाविकास आघाड़ी का, और जिसके जो आंकड़े होंगे, जो संख्या बल होगा, उसके आधार पर भविष्य का फैसला होगा। तो उद्धव ठाकरे जी का खाली हाथ लौट के आना मतलब उनका दिल्ली का दौरा लौट के बुद्धू घर को आए, इस प्रकार की स्थिति बन गई है। कांग्रेस वालों ने जो उन्हें कहा, जिस तरह से उनका प्रस्ताव ठुकराया, उससे साफ साफ स्पष्ट होता है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस को भरोसा नहीं, या मैं कह सकता हूं कि पूरे महाविकास आघाड़ी के नेताओं को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में भरोसा नहीं है। क्योंकि शरद पवार जी बहुत पहले ही मुंबई में ही इस विषय पर अपनी भूमिका स्पष्ट कर चुके हैं और उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी का चुनाव नहीं होना चाहिए, विधानसभा चुनाव में वो नहीं उतरेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कांग्रेस के बारे में हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे बार बार कहा करते थे कि ये स्काउंड्रल है। पिछले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था स्काउंड्रल का मतलब क्या होता है, पाजी, धोखेबाज, ठग। तो कांग्रेस से बाला साहब जी बहुत नफरत करते थे। मुझे भी कांग्रेस का ये चरित्र समझते समझते थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब विश्वास हो गया कि जो बाला साहब कहते थे कांग्रेस और कांग्रेसियों के बारे में वो सही कहते थे। और आज मुझे लगता है कि जब वो दिल्ली से लौट रहे हैं या लौट आए हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस कैसे धोखा देती है। कांग्रेस ने कैसे पहले उनको भड़का करके भारतीय जनता पार्टी से उनका अलायंस तोड़वाया और 2-2.5 महीने के लिए, 2-2.5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद लोकसभा चुनाव में उनका नाजायज फायदा उठाया। और अब जब विधानसभा चुनाव के समय उद्धव ठाकरे जी के मन में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा इतनी बलवती हुई पड़ी है, जिस चक्कर में उनकी पार्टी टूट गई, जिस चक्कर में उनकी पार्टी बिखर गई, आज वो एक बार फिर से जब इस आकांक्षा और इच्छा और महत्वाकांक्षा को लेकर के दिल्ली दौरे पे गए तो कांग्रेस ने उनको सरेआम धोखा दे दिया। कांग्रेस ने उनको वापस खाली हाथ मुंबई भेज दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं
पता नहीं सब अचानक आज मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। शरद पवार जी तो खैर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके मन में ख्वाब यह है कि उनकी बेटी मुख्यमंत्री बने। शरद पवार जी की पार्टी के मुमरा के जो नेता हैं वो भी जब भाषण देने के लिए आते हैं या उतरते हैं तो उनके लिए भावी मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं, उनके भी होर्डिंग बैनर भी लगते रहते हैं। कांग्रेस में नाना पटोले तो दिन में भी सपने देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जब कहीं कीर्तन के प्रोग्राम में जाते हैं तो ढोल पर भी भावी मुख्यमंत्री लिखा होता है। बाला साहब थोराट जी जब अहमदनगर के कांग्रेस के अधिवेशन में बोलने के लिए पहुंचते हैं तो वहां उनसे पहले तमाम जो उनके साथी सहयोगी हैं उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। उबाठा में भी भरे पड़े हैं लोग, खुद उबाठा प्रमुख उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं। कभी कभी उनके मन में यह भी इच्छा होती, शायद उनकी माता जी की इच्छा है कि बेटे को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी में एक भयंकर सिर फुटौल चल रही है। पहले मुद्दे पर बिखराव साफ दिख रहा है, पहले मुद्दे पर मतभेद साफ दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में जब सीटों का एक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, जब तीनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा शुरू होगा, तब भी भयंकर रूप से इनके बीच टकराव होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस अभी से अनाउंस करके बैठी है कि 100 से ज़्यादा सीटें उनको चाहिए, उधर शिवसेना उबाठा भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए बेचैन है। शरद पवार जी का दावा यह है कि भाई हम 10 सीटों के लिए लड़े थे लोकसभा में और 8 सीटों पे जीत के आए, तो मेरा स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है, मुझे ज़्यादा सीटें मिले। तो सीटों के बंटवारा को लेकर के भी इनके बीच भयंकर सिर फुटौल होने वाला है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। तो महाविकास आघाड़ी एक बिखरा हुआ गठबंधन है। महाविकास आघाड़ी में नेताओं के बीच एक भयंकर एक दूसरे का एक ईगो टसल चल रहा है। और ऐसे में महाविकास आघाड़ी जब विधानसभा चुनाव में उतरेगी तो जो खुद एक नहीं है, जो खुद किसी मुद्दे पर सहमत नहीं है, वो महाराष्ट्र की जनता के विकास, उनके कल्याण के मुद्दे पर कभी भी आपस में सहमति नहीं जता सकते। यह आज स्पष्ट हो चुका है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा विषय है वक्फ बिल। वक्फ बोर्ड का एक अमेंडमेंट विधेयक, संशोधन विधेयक कल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। आपने देखा होगा कि इंडिया आघाड़ी के सारे दल के प्रमुख नेता उस विधेयक के खिलाफ जबरदस्त बोले, कांग्रेस की तरफ से विरोध हुआ, उसके बाद लेफ्ट वालों ने विरोध किया, आरजेडी वालों ने विरोध किया, सपा के लोग भी विरोध में उतरे। लेकिन इंडिया आघाड़ी का हिस्सा रहते हुए शिवसेना की भूमिका क्या है यह स्पष्ट नहीं हो पाई। शिवसेना के 9 खासदार सांसद कल एब्सटेन रहे जिस समय यह बिल प्रस्तुत हो रहा था सदन में। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में एब्सटेन होना एक खास मायने रखता है। अगर बहिष्कार करते हैं मतलब विरोध होता है, एब्सटेन होना मतलब आप अपने मन की बात को छुपा रहे हैं। तो शिवसेना से हमको, उबाठा से हमको यह सवाल पूछना है कि आपके 9 सांसद खासदार कल लोकसभा में जब वक्फ बोर्ड विधेयक, संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा था तब एब्सटेंट क्यों थे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आए उनके कामकाज में? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड जिसके पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है, जो इस समय हिंदुस्तान में इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद सबसे बड़ा लैंड अपने पास रखता है। और मजेदार बात यह है कि इंडियन आर्मी की जमीन का आंकड़ा सबको पता है और उसके कागज पत्तर सबको पता है, सब देख भी सकते हैं। इंडियन रेलवे की जो भी जमीन है उसके कागज पत्तर सभी दे सकते हैं, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके कागज पत्तर कोई नहीं देखता, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो खुद ही रजिस्ट्री करते हैं। वो किसी भी जमीन पर हाथ रख के बोल देते ये वक्फ की जमीन हो गई। इससे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग त्रस्त हैं। कई बार मुस्लिम समाज के जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनके माँ बाप दादा, उनके पूर्वजों की जो जमीन है उसको वक्फ क्लेम कर देती है कि हमारी जमीन है, और वो बेचारे लड़ते रहते हैं। लेकिन वक्फ के इस क्लेम के खिलाफ किसी अदालत में भी नहीं जाया जा सकता। तो अदालत का कोई कंट्रोल है नहीं, सिस्टम का कोई कंट्रोल है नहीं, व्यवस्था में इनके पेपर होते नहीं है, रजिस्ट्री होती नहीं है। ऐसे में
वक्फ बोर्ड के कामकाज को कुछ चंद गिने चुने लोग, अलग अलग राज्यों में जो बैठे हुए लोग हैं, मेरे ख्याल से 31 वक्फ बोर्ड है जिसके ऊपर एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड परिषद हुआ करती है, जो 31 वक्फ बोर्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मौलाना टाइप के लोग हैं, वो एक तरह से लैंड माफिया की तरह काम कर रहे हैं। और लैंड माफिया की तरह काम करते करते वो ऐसे ऐसे सौदे करते हैं जिसको कोई जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और उन सौदों के खिलाफ कोई कोर्ट में भी नहीं जाता, उन सौदों को कोई चुनौती भी नहीं देता, और उन सौदों को लेकर के इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, और यहाँ पर किसी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती, कोई दायित्व नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह फैसला किया है कि धर्म के नाम पे, मस्जिद के नाम पे वक्फ बोर्ड या इस्लाम के नाम पे वक्फ बोर्ड के लोग जिस तरीके से एक लैंड माफियागिरी चला रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। और जैसे हर चीज, सारे ट्रांजैक्शन हमारे देश में ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होता है, बिल्कुल उसी तरीके से वक्फ का कामकाज भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इस भूमिका पर, इस विधेयक पर, इस सरकार की इस आकांक्षा पर शिवसेना चुप क्यों? क्या उसको आम मुसलमान की चिंता नहीं है? क्या वो चंद मौलानाओं और मौलवियों के दबाव में आ गई है? क्या वो वक्फ बोर्ड के लैंड माफिया, जो लैंड शार्क हैं, उनके दबाव में आ गई है? यह शिवसेना को स्पष्ट करना पड़ेगा। कल जो शिवसेना ने जो एक भूमिका ली है उससे साफ साफ पता चलता है कि उद्धव जी ठाकरे पूरे देश के मौलानाओं के दबाव में हैं। उद्धव जी ठाकरे और उनकी पार्टी पूरे देश के वक्फ बोर्ड के नाम पर लैंड माफियागिरी कर रहे जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनके दबाव में आकर के काम कर रहे हैं। यह स्पष्ट होता है। अभी तक शिवसेना ने इस बारे में आगे की भूमिका स्पष्ट नहीं की। हम चैलेंज करते हैं, शिवसेना साफ साफ बताए। शिवसेना के प्रवक्ता ने यह कहा है कि अभी तो बिल पे चर्चा ही नहीं शुरू हुई। उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो अगर उसको जेपीसी में भेजना है कि नहीं भेजना है, या इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना है कि नहीं भेजना है, इसके ऊपर बहस होती है। और उसी बहस में भूमिका स्पष्ट हो जाती है कि कितने पक्ष इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजना चाहते हैं या जेपीसी में भेजना चाहते हैं, और कितने पक्ष लोकसभा में पास करने के पक्ष में। तो जब सारे पक्ष अपनी अपनी भूमिका स्पष्ट कर रहे थे, हमारी पार्टी शिवसेना की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने अपनी भूमिका स्पष्ट की। जब इस देश के मंदिरों को एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर रखा जा सकता है, तब कम से कम वक्फ बोर्ड के कामकाज के ऊपर सरकार का अंकुश होना चाहिए, तब कम से कम उनके कामकाज को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। यह भूमिका शिवसेना की वहां स्पष्ट थी, लेकिन उबाठा की तरफ से कोई भूमिका नहीं रखी गई। इस पर हम उनसे चैलेंज करते हुए सवाल पूछते हैं कि आप मौलानाओं के दबाव में आए हैं कि नहीं आए, साफ साफ पूरे महाराष्ट्र को बताइए। आदित्य ठाकरे का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि हमसे वक्फ बोर्ड पर अपनी भूमिका पूछी जा रही है, लेकिन बीजेपी अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है। केदारनाथ धाम के गोल्ड स्कैम को लेकर, सीए को लेकर जब बात होती है तब बात करते हैं, इस पर क्या करें? केदारनाथ मंदिर में कितना गोल्ड था, कितना गोल्ड है, कितना गोल्ड मिसिंग है, इस पे कोई अधिकृत जानकारी किसी ने दी है क्या? एक शंकराचार्य जी, जिनका शंकराचार्य होने का विषय भी अभी तक विवादित है, कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है, उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक खास नफरत है, खास आक्रोश है, और उसी आक्रोश की वजह से उन्होंने ये बात कह दी और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी या सरकार जवाब देगी। भाई, अधिकृत तौर पर अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, ऐसा कोई कंप्लेन आता है, कोई एफआईआर होता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी पड़ेगी। लेकिन केदारनाथ का विषय और वक्फ बोर्ड तो अलग है, क्योंकि केदारनाथ के विषय पार्लियामेंट में नहीं आया था। वक्फ बोर्ड का विधेयक पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था और वहां लोकसभा में उबाठा के 9 सांसद हैं, वो सारे एब्सटेन रहे, इसलिए उनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। सवाल वो ये, क्या आदित्य सवालों को जिस तरह से टाल रहे हैं, ये दूसरे के पाले में, दूसरी पार्टी के पाले में फेंक रहे हैं, क्या इससे उबाठा बच रही है? ये बात उबाठा बच नहीं सकती। ये बात स्पष्ट हो गई है कि वक्फ बोर्ड के मामले में उबाठा जो लैंड शार्क हैं, जो लैंड माफिया हैं वक्फ बोर्ड के, उनके दबाव में आ गई है। शिवसेना मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ कुछ भी बोलने से कतरा रही है, उसके समर्थन में भी बोलने से कतरा रही है। खिलाफ बोलेगी तो हिंदुत्व का खतरा है,
समर्थन में बोलेगी तो एक अलग विषय हो जाएगा। तो इस विधेयक के ऊपर शिवसेना और उबाठा एक भयंकर धर्म संकट में है और वो महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने पहचान लिया है, जो बाला साहब कहते थे कि कांग्रेस वाले मतों के लिए, वोटों के लिए लाचार लोग हैं। बाला साहब हमेशा कहते थे कि वोटों के लिए लाचारी मुझे पसंद नहीं है। आज उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी पूरी पार्टी ने, उनके सांसदों ने साबित कर दिया कि चंद मुस्लिम वोटों के लिए वो लाचार हो गए हैं, इसलिए अपनी भूमिका खुलकर रखने से कतरा रहे हैं। इसलिए आदित्य ठाकरे जी वक्फ बोर्ड पे जब सवाल पूछा जा रहा है तो केदारनाथ मंदिर के एक फर्जी सवाल के ऊपर खिसका दे रहे हैं पूरे विषय को। यह कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर जो चोर छुपा हुआ है, जो डर है, जो भय है, वह स्थापित करता है। वक्फ बोर्ड पर ही एमआईएम ने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों का मुद्दा आया तो उस पर वो बोलने से बच रहे या अब्सटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जिसको बगैर आगे पीछे सोचे महज मुस्लिम मुद्दों पर एक जोरदार भूमिका लेनी है। जो विधेयक कल लोकसभा में रखा गया वह सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर आधारित है। ये शायद एमआईएम को भी पता होगा और जो कांग्रेस के बड़े नेता केरल से आते हैं, जो बहुत जोर जोर से कल बोल रहे थे, उनको भी समझना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी, जिसका मुख्य पार्टी जिसकी कांग्रेस पार्टी थी, उस यूपीए ने राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी मुस्लिम मामलों के ऊपर एक अभ्यास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि वक्फ बोर्ड का कामकाज ट्रांसपेरेंट नहीं है, वक्फ बोर्ड के कामकाज में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इनके सौदों के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसको एक क्लियर रेगुलेशन की जरूरत है। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड, द फंक्शनिंग ऑफ वक्फ बोर्ड शुड बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। आज वो किसी रेगुलेशन में नहीं है। तो जिस वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमानों का हाल जानने समझने वाली कमिटी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की और रिकमेंडेशन दिया, उसके रिकमेंडेशन को नकारते हुए एमआईएम हो या कांग्रेस हो या इंडिया गाड़ी के उबाठा छोड़ के बाकी सारी पार्टियां ये जो अलग भूमिका ले रही है, कहीं ना कहीं ये बचकानी भूमिका है। कहीं ना कहीं इसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उसको समझने को ये तैयार नहीं, ऐसा हमारा मानना है। 2-3 दिन पहले कैबिनेट हुई थी, उस कैबिनेट में मुस्लिम समुदाय के गुजरा जाति को ओबीसी का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की गई है। विपक्ष 2 आरोप लगा रहा है आप लोगों पर। पहला कि जो चुनाव में हार मिली है, जिस तरीके से प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, इसलिए आप लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप लोग तार ठोक कर कहते थे कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है मुसलमानों को ओबीसी में डाल के आपका आरक्षण कम मारने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। तो अगर मुस्लिम समाज में कोई कैटेगरी वाइज अगर एससी है, दलित है, ओबीसी है, तो आज नहीं तो कल उसको ओबीसी का दर्जा तो देना ही पड़ेगा। वो मुसलमान है इसलिए उसके साथ न्याय नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारी तरफ से वोटों के लिए यह सब कुछ नहीं हो रहा है। जिनका जेन्युइन हक है, जिनका एक वाजिब अधिकार है, उस वाजिब अधिकार को पूरा करने की जिम्मेदारी जो सरकार में बैठे हुए दल है उनका है और उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हाँ, हिंदी के 2 विषय। हाँ, एक संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र भी बांग्लादेश जैसा ही है और यहाँ पे भी हमें उखाड़ फेंकना होगा संजय की सत्ता को, लेकिन चूंकि हमारा लोकतांत्रिक पद्धति है, लोकतांत्रिक तरीके से उखाड़ फेंकेंगे। बांग्लादेश की तुलना सलमान खुर्शीद ने भी एक बात कही थी। देखिए, अचानक मैं देख रहा हूं कि इंडिया अघाड़ी के जो नेतागण हैं, चाहे वो उबाठा वाले लोग हों, कांग्रेस वाले लोग हों या उधर आरजेडी और सपा वाले लोग हों, वो बांग्लादेश की घटना से बहुत ज़्यादा प्रेरणा ले रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा माहौल यहाँ भी है, बांग्लादेश जैसा माहौल यहाँ भी हो जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो अराजकता पैदा हुई है
क्या उस प्रकार की अराजकता वो हिंदुस्तान में चाहते हैं? बांग्लादेश में जिस तरीके से विदेशी ताकतों ने वहां की चुनी हुई सरकार को गिराया, उसके खिलाफ विद्रोह करवाया और वहां के चुने हुए प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, क्या इस तरह की स्थिति हिंदुस्तान में वो लाना चाहते हैं? तीसरी बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो लोकतंत्र की जड़ें हैं इतनी गहरी हैं कि विपक्ष के जितने भी नेता चाहे कितना भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी विदेशी ताकतों के साथ साजिश रच लें, यहां के लोकतंत्र को कभी कोई खतरा नहीं। हमारे आसपास पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो, यहां के लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ने पछाड़ने का काम आज से नहीं, पिछले 70 वर्षों में कई बार हो चुका है। भारत ने हमेशा देखा है, कई बार मदद किया है सुधारने का, लेकिन भारत में जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो परंपराएं अक्षुण्ण हैं। उन परंपराओं को चाहे कितने भी विदेशी ताकतों से मिल ले, चाहे कितना भी पैसा डाल दें, चाहे कितना भी षड्यंत्र कर लें, हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा माहौल कभी नहीं बन सकता। सर, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक फैसला आया है जो चेंबूर के कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि फैसला अंतिम आने तक हिजाब पर बैन नहीं रहेगा। इस पर अभी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिजाब पर बैन नहीं रहेगा। अंतरिम रोक लगाई है। देखो, हिजाब जो है एक मुस्लिम महिलाओं का एक अपना वस्त्र है, उनका एक आवरण है और उनको पूरा अधिकार है अपनी पारंपरिक वस्त्र, पारंपरिक आवरण में जीने का। जहां तक मुझे याद आ रहा है, कुछ स्कूल या यूनिवर्सिटी के लोगों ने, प्रशासक ने जो एक ऑब्जेक्शन लिया था, वो ये कहा था कि भाई जब आप स्कूल में पढ़ने आते हैं, विद्यालय में पढ़ने आते हैं, क्लासरूम में जब आते हैं, तब कम से कम एक तरह के ड्रेस कोड वगैरह होना चाहिए, एक तरह का वातावरण होना चाहिए, इसके लिए आप इसको अवॉइड करिए। उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया कि भाई ये हिजाब के खिलाफ है सरकार या एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम। तो कोई भी एंटी इस्लाम नहीं है, इस्लामिक परंपराओं का हम सम्मान करते हैं। कोई भी एंटी मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम लाइफस्टाइल हो या मुस्लिम जनजीवन हो, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन स्कूल के प्रशासन को ऐसे नियम कानून बनाने का अधिकार है और उसके बारे में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। अदालत जो फैसला लेगा उसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सर, संसद भवन में थोड़ी देर पहले जया अमिताभ बच्चन बोलने को लेकर काफी हंगामा हुआ। एक बार और ऐसे वीडियो वायरल हुए थे, आपने चर्चा सुनी होगी तब भी। आज जब फिर से अध्यक्ष ने जया अमिताभ बच्चन जगह संबोधित किया तो पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया और उससे अब कह रहा है कि पहले माफी मांगे। अब ये आपको लगता है कि मुद्दे का क्लियर तार बनाया जा रहा है, वाकई में आपत्तिजनक है जया अमिताभ बच्चन नाम लेना? जया जी एक बहुत ही वरिष्ठ अभिनेत्री हैं, हमारे देश की सीनियर सिटीजन हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, हम सब उनका बड़ा आदर करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पिछले 2-3 सत्र में मैंने देखा, पिछले 2-3 सिटिंग में मैंने देखा कि जया अमिताभ बच्चन बोलने पर उनको ऐतराज हुआ, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए कि जब हम लोग पार्लियामेंट का मेंबर बनते हैं तो हमसे पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट पूछता है कि आपका पूरा नाम क्या लिखा जाना है। जैसे मैं पहली बार गया था तो मैंने संजय निरुपम दिया था, तो उसी नाम से पुकारा जाता था मुझे। बाद में मेरा नाम, मैंने अपने पिताजी का नाम जोड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र की एक परंपरा है, यूपी बिहार में सब नहीं होता, तो मैंने संजय बृजकिशोर लाल निरुपम मैंने लिखा। तब जब दूसरा जब मेरा शुरू हुआ कार्यकाल, तो जब भी मेरा नाम पुकारा जाता था तो संजय बृजकिशोर लाल निरुपम पुकारा जाता था। तो जया जी ने पहले शायद जया बच्चन लिखा होगा तो जया बच्चन करके पुकारते थे। अब जब उन्होंने अपना पूरा नाम लिखा है तो ये चेयर की जिम्मेदारी है कि जो नाम आपने सचिवालय को लिख के दिया है वही नाम पुकारा जाएगा। और इस पर जया जी को इतना ऐतराज क्यों? अमिताभ बच्चन की पत्नी होना तो भाग्य की बात है, ये तो गौरव की बात है। ऐसा लगता है कि जया जी को अमिताभ बच्चन की पत्नी कहलाने पर थोड़ा ऐतराज है, जो कि हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है। अमित जी से हम सब बहुत प्यार करते हैं, पूरा देश प्यार करता है, और ऐसे में अगर जया जी उनकी पत्नी है तो ये उनके लिए भाग्य की बात है, गौरव की बात है, और इस गौरव को हम सम्मान देते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। इस पे जया जी को बिना वजह बखेड़ा पैदा नहीं करना चाहिए। मेरा सर एक आखिरी सवाल, महायुति की ताकत इस समय सदन में बहुत है, 200 के आसपास, लेकिन एक सहयोगी आपके प्रहार पार्टी के बच्चू कडू, उन्होंने तो सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि हमारी अलग अलग मांगे हैं, 4 बजे तक नहीं मांगेंगे तो मैं निर्णय लूंगा, मैं अपना विधानसभा देखूंगा।
क्या इसे देखा जाए? चुनाव से पहले का एक प्रेशर टैक्टिस है या वो महायुति से नाराज हैं या माहौल देख रहे हैं कुछ? बच्चू कडू जी महायुति के समर्थन में हैं। जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सरकार का समर्थन किया था। हाल तक तो समर्थन में ही रहे। अब उनकी कुछ ऐसी मांगे हैं, उन मांगों के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, तो वो मांगे अगर मान्य हो सकती हैं और अगर वायबल होंगी और लगेगा कि इन मांगों को पूरा किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जाएगा। और अगर कुछ ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करना मुश्किल है तो फिर बच्चू कडू जी को अपना फैसला खुद लेना पड़ सकता है। लेकिन सरकार, महायुति, हमारे मुख्यमंत्री जी, फडणवीस जी, अजीत पवार जी सभी चाहते हैं कि बच्चू कडू जी हमारे गठबंधन का हिस्सा रहे, हमारे आघाड़ी का हिस्सा रहे। फिर भी हर व्यक्ति को इस देश में अपने बारे में फैसला लेने का पूर्ण अधिकार है। महायुतीचे जास्त आमदार आहेत, महायुतीमध्ये ज्याचे जास्त आमदार येतील त्याचा मुख्यमंत्री होईल। बाळासाहेब ठाकरे यांनी देखील असं त्यांच्या काळामध्ये असं म्हटलं होतं। आज गोपाळ शेट्टीने देखील त्यावर याचा पुनरुच्चार केलेला आहे, ज्याचे आमदार जास्त येतील त्याचा मुख्यमंत्री होईल। महायुति नहीं, महाविकास महायुति में जिसका ज्यादा विधायक। हाँ, अच्छा, आप हमारे बारे में पूछ रहे, ठीक है। तो बाला साहब ठाकरे कहाँ से बीच में आ गए? बाळासाहेब ठाकरेंची हीच भूमिका होती आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी यातून स्मरण देखील केले जाईल अशी भूमिका। हाँ, ये ठीक है, अच्छा समजलं मी। ये पूर्वीप्रमाणे अशी एक व्यवस्था आहे, अशी एक धारणा असतो की ज्यांचा मोठा संख्याबळ त्यांचे मुख्यमंत्री। जेव्हा 1995 मध्ये पहिला शिवसेना भाजपची पहिली सरकार आली होती तेव्हा हीच भूमिका होती, पुढे पण हीच भूमिका राहिली, अजून पण अशीच भूमिका आहे। पण कधी कधी एक असा निर्णय होतो की ज्यांच्या संख्याबळ कमी आहे तरीही त्यांना मुख्यमंत्रीचा पद दिला पाहिजे। जेव्हा एनसीपी एक मोठी पार्टी होती आणि काँग्रेस पार्टी त्यांच्यापेक्षा लहान होती तरीही काँग्रेसचा मुख्यमंत्री झाला होता महाराष्ट्रामध्ये। बिहारमध्ये जेडीयू छोटी पार्टी आहे, भाजप मोठी आहे, तरीही तिकडे नितीश कुमार मुख्यमंत्री आहेत, दोनदा बनले आणि भाजपने समर्थन दिलं। याचप्रमाणे इकडे भाजप मोठा पक्ष आहे आणि शिवसेना छोटा पक्ष आहे भाजपच्या तुलनामध्ये, तरीही हा भाजपच्या नेतृत्वाचा एक निर्णय होता की एकनाथ शिंदे साहेब आमचे मुख्यमंत्री राहणार, झाला पाहिजे, झाले तो। आता पुढच्या निवडणुकीमध्ये एकनाथ शिंदे साहेब यांच्या नेतृत्वात महायुती इलेक्शनमध्ये उतरेल अशी भूमिका भाजपतर्फे गेल्या काही वेळी आलेली आहे। आता निवडणुकीच्या नंतर काय होईल ते जो आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत भाजपचे, शिवसेनेचे आणि अजित पवार साहेबांची पार्टीचे, ते सगळे बसून एक फायनल डिसिजन घेणार। आजपर्यंत जो निर्णय आहे, आजपर्यंत जो तुमच्यासाठी जो न्यूज आहे फक्त एवढाच की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात महायुती महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये उतरेल, बरोबर। रवी राणा सारखे छपरी लोक जर महायुतीमध्ये असतील तर महायुतीमधून शिवसेना शिंदेगड बाहेर पडेल असा इशारा जो आहे आधीच अडसूळ यांनी दिलेला आहे। मी असा अडसूळ साहेबांचा असा कुठलाही वक्तव्य मी वाचला नाही, पण ठीक आहे। अडसूळ साहेब अमरावतीचे खासदार होते, अमरावतीचे नेते आहेत, ते अशी भूमिका घेऊ शकतात। पण अभिजित अडसूळ बोलले, त्यांची एक जबाबदारी बनतो की त्यांना जायला पाहिजे, मुख्यमंत्री साहेबांबरोबर बसला पाहिजे आणि तिकडे चर्चा करून जे काही मार्ग काढायचा काढा। एवढा एकदम ओपनली हाच प्रकारचा जो एक स्टँड आहे घेऊ नका। काही मनात आहे तो तुम्ही चर्चा करू शकता पक्षामध्ये बसून, पण तो पक्षाचे बाहेर जाऊन एक पब्लिक डोमेनमध्ये जाऊन हाच प्रकारचा जो एक निर्णय आणि चॅलेंज तो चुकीचा भूमिका असतो। उद्धव ठाकरेंच्या दिल्ली दौऱ्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? तुम्ही सांगितलं की ते मुख्यमंत्री होण्यासाठी गेले। उबाठाचे प्रमुख उद्धवजी ठाकरे वाजत गाजत सपरिवार सकुटुंब 3 दिवसीय दिल्ली दौऱ्यावर होते। दिल्ली दौऱ्यावर
वर जाण्यामागे जो त्यांचा एक मेन हेतू होता तो असा की काँग्रेसचे मोठे मोठे नेत्यांबरोबर बसून त्यांना एक अंतिम निर्णय घ्यायचा होता की महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्रीचा चेहरा म्हणून त्यांचा नाव घोषित व्हावे. याच्यासाठी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेची भेट घेतली, राहुल गांधीची भेट घेतली, सोनिया गांधीजीची भेट घेतली, शरद पवारजी त्यांच्या घरी गेलेत, बाकी अजून काही नेते होऊ शकते ज्यांच्यासाठी त्यांच्याशी त्यांनी भेट घेतली. सर्वांची भेट घेतल्यानंतर त्याने जो प्रस्ताव दिला काँग्रेस समोर, काँग्रेसने तो प्रस्ताव फेटाळला आहे. काँग्रेसने नामंजूर केलेला आहे त्यांचा प्रस्ताव. काँग्रेसने स्पष्ट रीतीने सांगितलं आहे की MVAच्या कोणीही नेत्याच्या नेतृत्वात या त्यांना मुख्यमंत्री घोषित करून, मुख्यमंत्रीचा चेहरा घोषित करून आम्ही निवडणुकीमध्ये नाही जाणार. पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांचा स्टेटमेंट आलेला आहे, बहुतेक तुम्ही बघितलं होता. आता माझ्या मनात दोन प्रश्न आहे. MVA आणि काँग्रेसचे जे मोठे नेते आहेत आणि शरद पवार साहेब, त्यांना काय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात विश्वास नाही आहे? ते सगळे नेत्यांना, मोठे नेत्यांना उद्धव ठाकरे साहेबांचा नेतृत्व कमकुवत वाटतो का? त्यांच्या मनात उद्धव ठाकरेबद्दल काही संदेह आहे का, शंका आहे का? हा माझ्या मनात पहिला प्रश्न आहे. ज्याचप्रमाणे काँग्रेसने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळलेला आहे. दुसरा, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच असं बोलत होते की काँग्रेसवाले स्काउंड्रल आहेत. स्काउंड्रल इंग्लिश वर्ड आहे, त्याचा अर्थ म्हणजे ते ठग आहेत, धोखेबाज आहेत, पाजी आहेत, असं बदमाश आहेत. तो काँग्रेसने उद्धव ठाकरे बरोबर बदमाशी केली. काँग्रेसने उद्धव ठाकरेला धोका दिला, म्हणजे दगा दिला. हा बाळासाहेबांनी फार पूर्वी असा सांगितला होता. मी पण काँग्रेस बरोबर होते, मला पण असा फार उशीर समजला की भाई काँग्रेसवाले धोकेबाज आहेत, ते कोणालाही धोका देऊ शकतात. आणि दिल्ली दौऱ्याच्या नंतर ज्याप्रमाणे दिल्ली दौरा उद्धव ठाकरे साहेबांचा फेल झाला, आता स्पष्ट झालेला आहे की काँग्रेसने त्यांचा दौरा फेल केला. आता स्पष्ट झालेला आहे की काँग्रेसने त्यांना दगा दिला. आता स्पष्ट झालेला आहे की काँग्रेसच्या नेते मंडळीला उद्धव ठाकरेवर विश्वास नाही, ते त्यांच्यावर संदेह करतात, शंका करतात. हा एक त्यांचे दौऱ्याच्या नंतर आता स्पष्ट झालेला आहे. वर्सोवा विधानसभेमध्ये सध्या मित्रपक्ष असलेल्या भाजपचे आमदार आहेत मात्र आता त्याच जागेवरून शिवसेना शिंदे गटाचे अल्ताफ खान जे आहेत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून वर्सोवा विधानसभेमधून उमेदवार म्हणून निवडणूक लढण्यास तयार असल्याचं पत्र लिहिलं. जेव्हा निवडणुकी येतो तेव्हा प्रत्येक पक्षामध्ये असे आमचे कार्यकर्ता असतात ज्यांची मनात निवडणुकी लढण्याची इच्छा राहतो. काही गैर नाही याच्यामध्ये. प्रत्येक नेता कार्यकर्त्याला निवडणुकी लढण्याची तयारी करण्याचा एक अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराप्रमाणे ते पक्षप्रमुखाने चिठ्ठी पाठवू शकतात. त्यांनी चिठ्ठी पाठवलेला आहे. आता पुढे काय करायच्या, या कुठल्या विधानसभा में कुठल्या पक्षाचे उमेदवार असणार ते आमचे मोठे नेते मंडळी जे आहेत ते बसून एकदा सीटचा जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन बंटवारा होईल तेव्हा एक फायनल होईल. त्यानंतर बघूया कोण कुठे लढणार. सध्या काही बोलू शकत नाही या विषयावर. हां, वक्फ बोर्ड विधेयक, संशोधन विधेयक जेव्हा लोकसभामध्ये काल प्रस्तुत झाला तेव्हा इंडिया आघाडीचे सर्व नेते मंडळी याच्या विरोधात बोलले. उबाठाचे 9 खासदार लोकसभामध्ये आहेत, ते ॲब्स्टेन राहिले. पार्लमेंटरी प्रॅक्टिसच्या प्रमाणे ॲब्स्टेन राहणं म्हणजे एक खास भूमिका असतो. ॲब्स्टेन राहिला म्हणजे तुम्ही त्या विषयावर काही बोलू शकत नाही.
बायकॉट करण्या, बहिष्कार करण्या म्हणजे तुम्ही विरोधात आहात. तो शिवसेना उबाठाचे सर्व खासदार का ॲब्स्टेंट राहिले, माझा पहिला प्रश्न हा आहे. तुम्हाला वक्फ बोर्ड विधेयक, संशोधन विधेयक म्हणजे काही चूक दिसतो का, तुम्ही महाराष्ट्राला सांगा. वक्फ बोर्ड विधेयक, वक्फ बोर्डचा जो कामकाज आहे त्याच्यामध्ये ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी आणि एक प्रशासन आणि जो देशची व्यवस्था आहे, व्यवस्थामध्ये राहून ते काम करायला पाहिजे त्यांना, असा एक प्रस्ताव आहे. उद्धव ठाकरे या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत का? 8-8.5 लाख एकड़ जमीनचे मालिक आहेत वक्फ बोर्डवाले. त्यांच्या जमीनचे कागदपत्रचा रजिस्ट्रेशन ते स्वतः करतात. त्यांचा जो ट्रान्झॅक्शन असतो, सौदे असतो, कारभार असतो, त्याच्या विरोधात कोणी कोर्टमध्ये जाऊ शकत नाही. त्यांच्या कामकाजवर कुठल्याही प्रकारची शासकीय नियंत्रण नाही आहे. यामुळे जो तिकडे जो वक्फ बोर्डमध्ये जो बसलेले आहेत मौलवी मौलाना टाईपचे लोक, ते सगळे मोठे लँड माफिया झालेले आहेत. तर लँड माफियाचा जो कामकाज आहे त्याच्यावर एक अंकुश ठेवण्यासाठी आणि त्यांना ट्रान्सपरंट करण्यासाठी असा एक विधेयक शासनाने आणलेला आहे. हा जो विधेयक आहे, हा विधेयक संशोधन विधेयक आम जो सर्वसामान्य मुस्लिम समाजचे लोक आहेत त्यांच्यावर जो अन्याय होत आहे वक्फ बोर्ड तर्फे, ते अन्यायापासून त्यांना एक काहीतरी रिलीफ मिळाला पाहिजे. त्यांच्या पण कोणी ऐकू शकतो अशी व्यवस्था झाली पाहिजे. याच्यासाठी तो संशोधन विधेयक आहे. तो उबाठाला काय, सर्वसामान्य मुस्लिम समाजवर जो अन्याय होत आहे तो अन्याय फक्त बघायचा आहे का? उबाठाला फक्त जो लँड माफिया मौलवी आहेत त्यांची जय जयकार करायचा, त्यांच्या कंट्रोलमध्ये राहायचा का? एकदा बाळासाहेबांनी सांगितलं होतं की ते मताची लाचारी करत नाही, ते मतांची लाचारीसाठी राजकारण करत नाही. आज असा स्पष्ट झालेला, ज्याप्रमाणे त्यांचे 9 खासदार ॲब्स्टेंट झालेत, आता स्पष्ट झालेला आहे की मुस्लिम मताची लाचारीसाठी उद्धवजी ठाकरेंनी हा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे ते मुस्लिम मौलानाच्या दबावाखाली येऊन ते वक्फ बोर्डचा जो भ्रष्ट कारभार आहे त्याच्या विरोधात बोलणं टाळत आहेत, अशी भूमिका स्पष्ट होतो. बांगलादेशच्या मुद्द्यावर विपक्ष अनेक आरोप करत आहेत त्याच्यावर. बांगलादेशमध्ये जे काही अराजक स्थिती निर्माण झालेली आहे तो दुःखद आहे, दुर्भाग्यपूर्ण आहे, दुर्दैवी आहे. पण आमचे जो इंडिया आघाडीचे खास करून जो विरोधी पक्षमध्ये जो बसलेले नेते आहेत, काँग्रेसचे लोक, उबाठाचे लोक, सपाचे लोक, RJDचे लोक, कम्युनिस्ट पार्टीचे लोक, हे सगळे बहुतेक बांगलादेशची अराजक स्थिती कडून एक प्रेरणा घेत आहेत. ते बार असं सांगत आहेत की भारतात पण अशी परिस्थिती उद्भव होऊ शकतो. म्हणजे त्यांना बांगलादेश सारखा अराजक परिस्थिती भारतात आणायचा आहे का? बांगलादेशमध्ये जो विदेशी शक्ती आहे त्याची मेन भूमिका आहे. चीनची मेन भूमिका आहे, अमेरिकाची मेन भूमिका आहे. तो विरोधी पक्ष नेते मंडळी चीन आणि अमेरिका से हात मिळवून भारतात पण अशी अराजक स्थिती पैदा करण्याची तयारीत आहेत का? असं काहीतरी कटकारस्थान ते रचत आहेत का? त्यांची भूमिका या विषयावर स्पष्ट झाली पाहिजे. पण मी एवढं सांगतो, भारत, हिंदुस्तान एक लोकशाही लोकतांत्रिक देश आहे. भारतात लोकतंत्र लोकशाहीचा जो जड आहे फार खाली तक एकदम जोरदार आहे. त्यांना या देशात लोकतंत्राच्या विरोधात कोणीही काही करू शकत नाही. गेल्या 70 वर्षामध्ये भारत देश के आसपास, हिंदुस्तान से आसपास, अड़ोस पड़ोस मध्ये, शेजार मध्ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, हे सगळे देशामध्ये खूप उलटपलट झालेली आहे. आर्मी रूल पण आली आणि गेली. लोकतंत्र वर खूप हल्ला झालेला आहे. लोकतंत्र संपून दिला त्यांनी.
पण भारतात कधीही लोकतंत्रना कोणीही हात लावू शकला नाही. पुढेही हे सगळे जो विपक्ष विरोधी पक्ष नेते आहेत काही करा, पण या देशात जो लोकतंत्र आहे ते लोकतंत्राला हात लावू शकत नाही तुम्ही. बांगलादेश सारखा अराजक स्थिती हिंदुस्थानात कधीही होऊ शकत नाही असे हम स्पष्ट चॅलेंज करतो. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.